पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। फॉर एनी स्पीसीज मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। तो किसी भी स्पीसीज के लिए मेनली एक कम से कम एक ऐसी रिक्वायरमेंट तो रहती है जो वो किसी दूसरी स्पीसीज को क्या कर सके, खाने के रूप में यूज कर सके। इवन ए प्लांट स्पीसीज नीड सोइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल एंड न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बोलेंगे प्लांट तो किसी चीज को खाते नहीं है, तो प्लांट को भी माइक्रोब्स की जरूरत होती है ताकि जो माइक्रोब्स है वो मिट्टी को ऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर लेके आए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्प्शन के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। एनिमल्स प्लांट एंड माइक्रोब्स इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। यही डेफिनेशन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग पशु पक्षी हैं या फिर जो प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को अलग अलग ढंग से वो प्रभावित करते हैं ताकि सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्हीं को इंटरेक्शन बोला जाता है। टाइप होती हैं इंटरेक्शन दो प्रकार की, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में यदि इंटरेक्शन देखने को मिलती है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। जबकि इंट्रा होती है विद इन, जब एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर्स के बीच में हमको इंटरेक्शन देखने को मिले उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? कैन बी बेनिफिशियल, मतलब हो सकता है एक स्पीसीज का बेनिफिट हो, उसको बेनिफिटेड स्पीसीज बोलेंगे जिसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे के लिए वो डेट्रीमेंटल हो सकती है, मतलब नेगेटिव साइन यूज करेंगे, मतलब नुकसानदायक। और न्यूट्रल के लिए हम जीरो साइन है वो यूज करते हैं इंटरेक्शन के केस में, जिसको ना तो कोई हार्म हो ना कोई इसको बेनिफिट हो। और हम टेबल से देखते हैं अलग अलग टाइप की जो इंटरेक्शन है, जैसे अमेंसलिज्म है, म्यूटलिज्म है, कमेंसलिज्म है। तो म्यूटलिज्म, ये सबसे पहले अमेंसलिज्म देखेंगे। इसमें जो स्पीसीज वन है उसका नुकसान होता है, दूसरी स्पीसीज का ना फायदा ना नुकसान। तो हम सीधा इनकी डेफिनेशन यहीं से देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज इज नॉट बेनिफिटेड एंड नॉट हार्म्ड, मतलब न्यूट्रल रहती है, उसको अमेंसलिज्म बोला जाता है। और ये जर्नल नेचर ऑफ इंटरेक्शन कहाँ पाई जाती है? द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो ज़्यादा पावरफुल एनिमल्स होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। उससे क्या होएगा? जो लोअर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोक रहे हैं उनका तो नुकसान है, लेकिन जो ग्रोथ रोक रहे हैं जो पावरफुल एनिमल्स हैं उनका इसमें कोई ना फायदा है ना नुकसान है। उसके बाद है म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म में दोनों का फायदा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं, जैसे लाइकन हम पढ़ते हैं, लाइकन के अंदर भी ये एसोसिएशन पाई जाती है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में होता है बिल्कुल एक ही जीव बन के रहे हो, दो जीव एक जीव, लेकिन म्यूटेलिज्म में दो अलग अलग जीव होते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी ये। और ओब्लिगेटरी का मतलब है इकट्ठे मिलके ही रहेंगे, जैसे जो क्रोकोडाइल है और जो बर्ड्स हैं। जो क्रोकोडाइल है जब भी ये खाना वगैरह खाते हैं तो अपने माउथ को ओपन करके बैठ जाते हैं, और जो बर्ड्स हैं क्या करते हैं, इनके दांतों में जो भी जो मटेरियल वगैरह फंसा होता है तो उसको खा जाते हैं ये। तो इनमें दोनों का फायदा होते हैं, जो क्रोकोडाइल उसके दांत साफ हो जाते हैं और बर्ड्स को खाना मिल जाता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, ऊपर वाले का उल्टा है बिल्कुल ये। तो इसमें पॉपुलेशन वन इज कॉमेंशियल बेनिफिटेड, इसको कॉमेंशियल बोला जाता है, और दूसरे का क्या होता है? नॉट इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे सक्रिफिश ऑन शार्क। तो ये एग्जांपल हम आगे भी देखेंगे कमेंशियलिज्म जब पढ़ेंगे। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। एग्जाम्पल ये डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एक एक करके इनको हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जो इस पार्ट में हम मेनली प्रीडिएशन के और कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक का फायदा होता है, पैरासाइट होते हैं और जिसके ऊपर वो रह रहे हैं जीव उसका नुकसान करते हैं, जैसे अमरवेल होता है। तो अमरवेल क्या करेगा? जिस भी प्लांट पे रहेगा वो उसे खाना पानी लेता रहेगा, उसको तो नुकसान करता है, जबकि खुद का फायदा करता रहता है। प्रीडिएशन में क्या होता है? सेम टाइप की इंटरेक्शन है, लेकिन पैरासिटिज्म में और प्रीडिएशन में फर्क इतना है कि जो पैरासिटिज्म है वो जीव को मार के नहीं खाते हैं, जिस भी जीव पे रहेंगे वो उसको जिंदा ही उसको क्या करते रहते हैं, उसका खाना पानी निकालते रहते हैं। लेकिन प्रीडिएशन में एक जीव है वो जो लार्जर है वो प्रीडिएटर होता है और प्रे को वो मार के खाता है, तो जैसे लायन प्रीडिएटर ऑन डियर होते हैं। तो इनको डिटेल में हम देखेंगे और स्टार्ट करते हैं हम प्रीडिएशन से। टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज प्रीडिएटर इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर वन प्रे इज लॉस्ट। मतलब ये एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें एक स्पीसीज है प्रीडिएटर है उसका तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, जबकि जो प्रे है वो
मतलब उसकी डेथ हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है, खत्म ही हो जाता है वो। तो दो टाइप की प्रीडिएशन होती है, हर्बीवोरी प्रीडिएशन जिसके अंदर क्या आते हैं कि प्रे स्पीसीज आर प्लांट्स, जिसमें जो शिकार करके हम खाते हैं, जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को किल करके खाते हैं। जैसे हम भी जो गेहूं वगैरह काटते हैं, काटने के बाद उनका सीड वगैरह लेते हैं, तो हर्बीवोरी प्रीडिएशन में आता है। जबकि कार्निवोरी में क्या करते हैं, जो भी प्रीडिएटर है वो एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो वो कार्निवोरी प्रीडिएशन कहलाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रीडिएशन का, कीप प्रे प्रीडिएटर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि प्रीडिएटर नहीं है वहाँ पे, यदि उनको मार के खाने वाले ज़्यादा नहीं है, तो जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इकोसिस्टम में। तो यही बात करके एब्सेंस ऑफ ईच अदर, मतलब ये हो सकता है यदि प्रे नहीं है तो प्रीडिएटर भी नहीं मिलेंगे, और प्रीडिएटर की संख्या को भी कंट्रोल प्रे करके रखते हैं। तो एक लोट का वोल्टेरा मॉडल आता है हायर क्लासेज में, जो क्या कहता है कि जो प्रे और प्रीडिएटर हैं ये एक दूसरे की संख्या को स्टेबल बना के रखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वैन स्टारफिश पायस्टर रिमूव्ड फ्रॉम ए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition। अब इसमें क्या किया गया है, एक स्टारफिश पायस्टर नाम की स्टारफिश है, जब उसको अमेरिका के जो पैसिफिक प्रशांत महासागर से हटाया गया, हालांकि ये प्रेडिएटर है, शिकार करके खाता है, तो जब इसको हटाया गया तो ये होना चाहिए कि जो जीव जिनको ये शिकार करके खा रहा था उनकी संख्या तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई। जो उसकी 10 स्पीसीज है वो बिल्कुल खत्म हो गई। कारण क्या था कि उनको कंट्रोल करने वाली जो स्पीसीज थी, उनकी संख्या कंट्रोल करने वाली वो खत्म ही हो गई थी, वहां से हटा दिया गया था उसको, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ी कि जिसकी वजह से इनके बीच में मारकाट मच गई, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मिला इनके बीच में, जो कि रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से एकदम से सारी स्पीसीज खत्म हो गई। तो एक दूसरे की मतलब बैलेंस बनाने के लिए प्री प्रीडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोसेस है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, जैसे हमने जो अलग अलग पेस्ट कंट्रोल मेथड वगैरह पढ़ी थी, और उसके अंदर जो बायो कंट्रोल मेथड में देखा था कि प्री प्रीडिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कीड़े वगैरह यदि हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं तो उनके प्रीडिएटर को हम खेतों में लेके आके छोड़ देते हैं। प्रीडिएटर मेंटेन स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपिटिटिंग प्रे स्पीसीज। तो वही बात आ गई जो इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि उनके बीच में कंपटीशन आ गया था। तो जो प्रीडेटर यदि है वहां पे तो वो कंपटीशन नहीं होने देता उनके बीच में, जिसकी वजह से वो प्रे स्पीसीज की संख्या को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद है ये अलग अलग टाइप के हम प्रीडिएशन देख सकते हैं, और कंपटीशन है, यहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं, चींटी है जो, और यहाँ पे जो ये भी प्रीडिएशन का ही एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक जो मकड़ी है वो मक्खी को लिए हुए है। ये प्रीडिएशन है, एक टाइप का जो कार्निवोरी है, चूहे को ले रहा है, जो ये आउल है। उसके बाद जो बाज है वो छोटे पक्षियों को खाता है, और उसके बाद जो ये एक टाइप का जो इंटरेक्शन हम देखते हैं ज़्यादातर जो वनों में देखने को मिलता है, डिस्कवरी वाले दिखाते हैं शिकार करते हुए, जो शेर वगैरह हैं, चित्ते वगैरह के, जो बाज है ये भी प्रीडिएशन में आता है। ये कोकून वगैरह होते हैं जो छोटे, तो इनको चींटियाँ खा जाती हैं, बड़े के उसके होते हैं, तो प्रीडिएशन। और जो ये हम देख सकते हैं जो फिश है वो किसको खा रही है, छोटी फिशेज को। तो ये सारे प्रीडिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो रिजल्ट क्या होता है प्रीडिएशन का, क्या परिणाम निकलता है प्रीडिएशन से नेचर में, इन्वेसिवनेस ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडिएटर। तो यदि नेचुरल प्रीडिएटर यदि अब्सेंट है, मतलब किसी भी जीव को खाने वाला यदि वहाँ पे अब्सेंट है, तो इन्वेसिवनेस ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब है बाहर से आने वाली स्पीसीज का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है, बाहर से घुसपैठ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920। 1920 के अंदर प्रिकली का मतलब नोकदार पियर शेप्ड का जो कैक्टस है वो इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसने क्या कर दिया, ब्रोड अंडर कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग प्रीडिएटर ए मोथ। और ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर बाहर से क्या लेके आना पड़ा, एक मोथ, एक कीड़ा लेके आना पड़ा जो कि इसको खत्म करता गया। तो इन्वेसिवनेस किसी भी बाहरी स्पीसीज की, कोई भी बाहरी स्पीसीज जो इन्वेसिव स्पीसीज है, जो कि अपनी नॉर्मल नेटिव स्पीसीज को नुकसान दे रही है, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल को, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं उसके प्रीडेटर को डाल के, जैसे कि हमने जो बायो कंट्रोल एजेंट्स में देखा था वही कॉन्सेप्ट है ये। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ए प्रे स्पीसीज बाय प्रीडिएटर मे काज प्रे एक्सटिंक्शन फॉलोइंग एक्सटिंक्शन ऑफ ए प्रीडिएटर स्पीसीज। यदि हम ज़्यादा यूज करते हैं किसका, प्रे स्पीसीज का, ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब ज़्यादा विनाश कर देते हैं, जो प्रीडिएटर हैं वो ज़्यादा खाते हैं, मतलब जरूर से ज़्यादा खा रहे हैं और वैसे ही मार मार के छोड़ रहे हैं प्रे को, उससे क्या होगा, जो प्रे एक्सटिंक्शन, प्रे की खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद,
और जिससे क्या होगा फिर बाद में प्रीडिएटर को भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो उनकी स्पीसीज है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रीडिएटर आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मतलब है चालाक। जो प्रीडिएटर्स हैं वो बड़े चालाक होते हैं, जैसे बाज है बड़ा चालाक होता है। वही प्रे स्पीसीज इवोल्व्ड, जबकि प्रे में क्योंकि जो प्रे है शिकारी है, मतलब शिकार जिसका शिकार होना है, प्रे वो जीव है, वो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग जो आइडिया है वो लगाता है। मतलब अलग अलग उसने जो वेरियस डिफेंस सिस्टम है वो अपने इवोल्व कर रखे हैं उसने, क्या करने के लिए, लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडिएशन, मतलब शिकारी से बचने के लिए। और शिकारी फिर अपने दिमाग पे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के ऐसे ऐसे नए नए तरीके निकालता है जिससे कि वो प्रे को पकड़ सके। और दोनों के बीच में जो यही जंग चलती है, इवोल्यूशन होता है, तो नए नए तरीके प्रे के पास आते रहते हैं और प्रीडिएटर ज्यादा ज्यादा चालाक बनता रहता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ प्रे अडेप्टेशन, मतलब जो शिकार है वो क्या क्या अनुकूलताएं अपनी अनुकूलताएं शो करता है ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग क्रिप्टली कलर्ड कैमोफ्लेज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय प्रीडेटर व्हाइल सम आर पॉइजनस। तो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ मेंढक होते हैं जो कि क्रिप्टली का मतलब है बहुत ही चमकीले रंग के होते हैं, और क्रिप्टली का मतलब ये भी हो सकता है कि वो छुपने वाले कलर्ड वाले होते हैं। क्रिप्टिकली का मतलब यही मिलेगा कि जो अपने आप को छुपा सकें, हिडन कर सकें, कैमोफ्लेज्ड बिहेवियर शो कर सकें, जो चकमा दे सकें प्रीडेटर को। जैसे बताया था जो वीडियोज के अंदर, प्रीवियस वीडियोज में जब हमने बात करी थी कैमोफ्लेज बिहेवियर की, जो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जैसे आर्मी की ड्रेस होती है उसके ऊपर जो पट्टियां वगैरह बनी होती हैं, तो वो जो टेररिस्ट होते हैं उनसे कैमोफ्लेज्ड बिहेवियर शो करने के लिए जंगलों में जैसे ज़्यादातर आर्मी काम करती है, तो उनकी जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर की बनाई गई होती है, स्पेशल उसका एक पैटर्न बनाया जाता है ताकि सराउंडिंग के साथ मिलके वो जो सैनिक है वो ना दिख पाए। तो इसी को कैमोफ्लेज बिहेवियर बोलते हैं, चकमा देने के लिए यूज किया जाता है ये। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि जहर भी, पॉइजनस भी होते हैं, मतलब जहरीले सब्सटेंस है वो छोड़ते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, इज हाईली डिस्टेस्टफुल, मतलब उसका टेस्ट है बहुत ही खराब होता है, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल एक्वायरिंग ड्यूरिंग इट्स कैटल। और ये केमिकल भी खास बात है, इसका खुद का नहीं होता, ये जब इसकी कैटरपिलर स्टेज होती है तो ये कैसे पॉइजनस वीड के ऊपर जीवित रहती है कैटरपिलर स्टेज, और जब ये पॉइजनस वीड को खाती है तो उस वीड से इसके पास वो केमिकल आ जाता है, और वो केमिकल इसको फिर किसी भी शिकारी पक्षी है या शिकारी कोई भी जो इसको शिकार करके खाता है उससे बचाती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्लांट अगेंस्ट प्रीडिएशन अडेप्टेशन, मतलब प्लांट क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने आप का शिकार होने से बचाने के लिए। तो इसमें हार्बिवोर्स आर प्रीडिएटर्स फॉर प्लांट्स, और हार्बिवोर्स ही इनको खाते हैं, ज़्यादातर जो शाकाहारी जीव हैं जैसे डियर वगैरह हो गया वही इनको खाते हैं प्लांट्स को। एग्जाम्पल 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर फाइटोफैगस, और जो डियर वगैरह तो खाते हैं ही है, साथ में जो कीड़े हैं, जो 25% कीड़े हैं वो फाइटोफैगस का मतलब प्लांट को खाने वाले होते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस का मतलब फीडिंग के रूप में यूज करने वाले। प्रॉब्लम इज दैट, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दियर प्रीडेटर। तो प्लांट है वो अपने प्रीडेटर से छुप के भाग नहीं सकते हैं, उनको तो मतलब वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो उन्होंने भी स्पेशल टाइप के मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सिस्टम इवोल्व कर लिए हैं। वो अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, मोर्फोलॉजी मतलब उनकी स्ट्रक्चर अलग पाई जाती है ताकि वो किससे बच सकें, हर्बीवोर से बच सकें। जैसे थोर्न है, कांटे हैं, एकासिया एकासिया के अंदर और कैक्टस के अंदर कांटे जो पाए जाते हैं वो मोर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस ही हैं। वो क्या करते हैं, कांटे जब भी कोई हर्बीवोर उनको खाएगा तो उनके वो लगेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, प्लांट का डिफेंस हो जाता है। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्लांट होते हैं जो कि कुछ स्पेशल प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है उनको बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं, और यदि कोई भी हर्बीवोर उनको खाता है तो वो क्या हो जाता है, सिक, बीमार कर सकते हैं उसको, या फिर डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। जैसे वीड कैलोट्रोपिस होता है, बांग का पौधा जो कि ज्यादातर अबंडेंट फील्ड में उग जाता है, तो प्रोड्यूस्ड हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो क्या करता है ये, जो कार्डियक का मतलब हृदय से रिलेटेड, मतलब हृदय के लिए एक जहरीला पदार्थ है, ग्लाइकोसाइड है, वो तैयार करता है। और ये केमिकल सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल, और इसी सब्सटेंस को बांग से अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग उत्पाद जैसे निकोटिन है, कैफीन है, कुनीन है, स्टायरिनाइन है, ओपियम है, तो अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस है वो हम निकालते हैं अपने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पर्पज से। लेकिन ये पैदा क्यों किए जाते हैं प्लांट के द्वारा, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये जो आवारा पशु होते हैं
जो इधर उधर चरते हुए चलते हैं, मतलब चरने वाले जो जीव होते हैं। तो ग्रेजिंग का मतलब तो वैसे चरना होता है, ब्राउजर का मतलब आवारा होते हैं, जिनको खाना भी नहीं होता, वैसे ही इधर उधर वो मुंह मारते हुए चलेंगे, मतलब खा के उन्होंने टहनी ऐसे छोड़ दी। तो उनसे बचाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं ये प्लांट, ऐसे टाइप के स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस है वो बनाते हैं। उसके बाद है सेकंड जो इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है, दोनों की दोनों जो स्पीसीज है उनका नुकसान होता है, और ये एक ही स्पीसीज के मेंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज के भी, इसलिए इसके टाइप होते हैं दो। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है यदि दो स्पीसीज के बीच में हो, और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है यदि वो एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में हो। तो इनमें सबसे ज्यादा जो हानिकारक माना जाता है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, एक ही स्पीसीज के अंदर जो होता है। पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा ज्यादा स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा हार्मफुल होता है। Darwin convinced Darwin convinced that interspecific competition is potent force in organic evolution। जो interspecific competition है, दो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है, उसकी वजह से जो इवोल्यूशन है वो ज्यादा होता है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके बीच में कंपटीशन है। तो जो हायर, जो अच्छी स्पीसीज है, जो अपने आप को ज़्यादा अडप्टेड बना लेती है, वो आगे बढ़ती रहती है, जबकि दूसरी जो कंपटीशन अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है उसकी डेथ हो जाती है। तो डार्विन के अनुसार तो इवोल्यूशन में तो अच्छा रोल किसने प्ले किया है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ने, लेकिन हार्मफुल जो किसी भी स्पीसीज के लिए होती है वो इंट्रास्पेसिफिक होती है। रीजन क्या है इसके, वैन क्लोजली रिलेटेड और टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। Example, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident species compete for the common food zooplankton in lake। तो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो कंपटीशन के, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के। तो जब टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही जगह पे आती हैं लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, उनका जो कंपटीशन चलता है, लिमिटिंग का मतलब जो एक फिक्स चीज है जो बढ़ नहीं सकती है। जैसे कि सैलो साउथ अमेरिकन लेक मतलब क्या है, ये झील है साउथ अमेरिका के अंदर। सैलो का मतलब है छिछले पानी की झीलें बोलते हैं इनको, जो ज्यादा गहरी ना हो। तो वहाँ पे फ्लैमिंगो आते हैं, और फ्लैमिंगो क्या करते हैं, जब खाना खाएंगे, कॉमन फूड खाएंगे, तो जो रेजिडेंट फिश हैं उनके लिए वो कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। और क्या खाते हैं वो, जो रेजिडेंट फिश हैं और जो फ्लैमिंगो है, दोनों एक ही प्रकार का खाना खाते हैं। जो जू प्लैंकटन होते हैं ना, वो तैरते हुए जो जीव होते हैं पानी के अंदर, उनको खाते हैं ये। तो जो फ्लैमिंगो हैं वो क्या करते हैं, फिर कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं जो रेजिडेंटिंग फिश है उनके ऊपर। व्हेन फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तो इससे भी क्या होता है, जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। कैसे, यदि एक स्पीसीज है वो फटाफट खा लेती है, फिटनेस उसकी अच्छी है, दूसरी की क्या है, लोअर फिटनेस है, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, जो अच्छी फिटनेस वाली स्पीशीज है वो बढ़ेगी। जैसे अबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस्ड। जब बकरियों को इस आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर लेके जाया गया, तो वहाँ की जो टोर्टोइज थे, जो कछुए थे, और जो अबिंगडन मतलब एक स्पीसीज है, तो उनके जो कछुए थे वो जल्दी जल्दी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि जो गोट है उसका जो ग्रेजिंग पावर है, जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी है, ब्राउजिंग एफिशिएंसी, वो ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी खा जाते हैं सारा कुछ। और जबकि जो कछुए होते हैं टोरटोज, वो आराम आराम से चलते भी हैं, आराम आराम से खाते भी हैं, तो जिसकी वजह से सारा घास है वो तो बकरियां खा जाती हैं, और जो टोरटोज हैं वो फिर आराम आराम से खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये रियल एग्जाम्पल है जो कि कंपटीशन का एक नेगेटिव रोल है वो शो करता है। उसके बाद है, हम अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शन देख सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। जैसे देख सकते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो प्लांट्स के अंदर ही अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज, मतलब जो एक ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक में दो अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे कोरल्स हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज है, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है, हो सकता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फेस टू फेस होकर कंपटीशन करें, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को इम्पैक्ट करें। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरफ्रेंस, एक्सप्लोटेशन एंड अपीरेंट कंपटीशन। तो अलग अलग प्रकार के कंपटीशन होते हैं। जैसे कुछ में तो जो कंपटीशन है वो, जैसे गोट और गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो टोर्टोइज थे उनके बीच में कंपटीशन डायरेक्ट था। लेकिन कई बार जीव ऐसी चीजों को खा लेते हैं जो दूसरे जीव उनको डायरेक्ट तो नहीं खाते, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका बेनिफिट होता है। जैसे लायन है, लायन किनको खाता है, जो हर्बीवोर्स है उनको। और मान लो जो खरगोश है या फिर कोई ऐसे जीव हैं जो कि
क्या करते हैं, घास फूस को ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स है वो खतरे में पड़ जाएगा और उसकी वजह से जो कार्निवोर्स हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो इनका कंपटीशन, एक इनडायरेक्ट कंपटीशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कुछ हम प्रोसेसेज हम वो पढ़ेंगे अभी। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होती है, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। तो कोई भी प्रजाति है वो अपने फिक्स एरिया के अंदर ही पाई जाती है, वहीं पे वो मिलती है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड होती है, वो वहीं पे मिलेगी बस। एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली, और वो यदि अपना डिस्ट्रीब्यूटल रेंज का मतलब है वो ज़्यादा एरिया में फैल जा रही है। ड्रामेटिकली का मतलब बहुत ही एक नाटकीय रूप से बोल सकते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल सकते हैं। व्हेन कंपीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, कब फैल जाती है ये, जब उसकी कंपटीशन वाली स्पीसीज है उसको यदि हम रिमूव करते हैं। यही फिनोमेना होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, कॉम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन को। तो जब मान लो दो स्पीसीज के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और उसमें से एक कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को वहाँ से हटा दिया जाता है, तो जो पहले वाली जो नॉर्मल स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ड्रामेटिकली फैल जाती है। इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज बोला जाता है। कोनियल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब फील्ड के अंदर जाके एक प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्जर्व की थी। कहाँ पे, ऑन रॉकी सी कोस्ट, जो समुद्री किनारे हैं, चट्टानी समुद्री किनारे स्कॉटलैंड के, वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ पे क्या देखा, लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, मतलब दो स्पीसीज थी बार्नेकल, इनकी बार्नेकल्स की, एक बालनस स्पीसीज थी, दूसरी काथामेलस थी। तो इसमें जो बार्नेकल थी, ये बैलनस थी, तो वो क्या थी, सुपीरियर थी और वो लार्ज, मतलब साइज में लार्ज थी। और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर का मतलब है वो कंपटीशन में ज़्यादा मात दे रही थी, किसको, जो कैथामेलनस है उसको। और थोड़े टाइम के बाद क्या कर देती है, ये जो स्मॉल साइज की होती हैं ये बार्नेकल, मतलब एक प्रकार का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पिक भी हम देखेंगे इनकी बार्नेकल की। तो अलग अलग स्पीसीज हैं, बालनस और कैथामेलस। तो बालनस है वो क्या कर देती है, कैथामेलस को वहाँ उस रीजन से हटा देती है। और यदि हम इनमें से जो सुपीरियर है उसको हटा दें उस रीजन से, तो जो कैथामेलस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। उसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज हम बोल सकते हैं। तो हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इस कंपटीशन का वो कौन भुगतते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं। कार्निवोर्स के ऊपर कम ही इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है पिक से हम देखते हैं, जैसे काथामेलनस है, ये छोटे वाले ऊपर देख रहे हैं हम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्री किनारों के आसपास पाए जाते हैं। और उसके बाद जो बैलनस हैं वो बड़े साइज के होते हैं, सुपीरियर होते हैं। और क्या करते हैं, ये जो बड़े वाले साइज के जो बार्नेकल होते हैं ये छोटों वालों को एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन यदि हम इसको हटा दें यहाँ से, तो ये वाली संख्या है इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी को हम क्या समझते हैं, एक कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। उसके बाद है गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है कि जब टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने क्या बताया था कि दो स्पीसीज हैं, यदि सेम रिसोर्सेज के लिए उनके बीच में कंपटीशन है, एक ही चीज़ के लिए वो लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। उनमें से जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर है, मतलब जो सही ढंग से कंपटीशन नहीं कर पा रही है, वो आराम आराम से ख़त्म होती हुई चली जाती है और एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जबकि जो दूसरी सुपीरियर है वो वहाँ पे अच्छे ढंग से पनप सकती है। मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। तो इसकी कंडीशन क्या दी उन्होंने कि जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, लिमिटिंग का मतलब फिक्स होने चाहिए, ये नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्स हो। अनलिमिटेड हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना अपना खाना खाते रहेंगे। लेकिन जब रिसोर्सेज एक ही चीज़ के लिए वो लड़ झगड़ रहे हैं, उस केस में ही ये जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये काम करता है। मैकेनिज्म इवोल्व्ड फॉर को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। वैसे पाया जाता है कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये थ्योरेटिकल तो सही है, लेकिन ज़्यादातर ये नेचर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है, तो उनके बीच में अलग अलग अडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे रिसोर्स पार्सनिंग पाया जाता है। रिसोर्स पार्सनिंग का मतलब है जैसे एक पेड़ पे अलग अलग जीव, जैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो वो अपनी जगह बांट लेते हैं। भाई आपको इस जगह पे खाना है, ठीक है, वो चूजिंग फॉर इंस्टांस डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉर हैंगिंग पैटर्न। तो उनका जो खाने का टाइम है, कुछ रात को खाना खाते हैं और कुछ दिन में खाना खाएंगे, तो वो डायरेक्ट कंपटीशन से बचने के लिए अपनी फीडिंग टाइम उसमें चेंज कर लेंगे।
या फिर फोरैगिंग पैटर्न का मतलब उनका शिकार करने का जो तरीका है उसको वो चेंज कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो शिकार करके खा रहे हैं तो वो भी वो चेंज कर सकते हैं पार्सनिंग के द्वारा। रिसोर्स पार्सनिंग मतलब बंटवारा करके रहना। मैक अर्थर सोड, तो मैक अर्थर ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री। वार्बलर क्या होती हैं, चिड़िया जो नॉर्मली हम स्पैरो बोलते हैं वो होती हैं ये, और ये एक ही पेड़ पे रह रही थी, 5 स्पीसीज थी। एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लेकिन इनके बीच में इनका हालांकि रिसोर्स एक ही के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन इनके अंदर कभी भी कंपटीशन नहीं पाया गया, ये एक साथ रह रही थी वहाँ पे। ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन दियर फॉरैगिंग एक्टिविटी, मतलब उनके जो फॉरैगिंग एक्टिविटी शिकार करने के जो गुण हैं उनके अंदर उनका बिहेवियरल अडेप्टेशन था। तो हम पिक से देखेंगे सबसे पहले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, मान लो कोई भी स्पीसीज एक जगह पे अच्छे ढंग से फल फूल रही है, सारे कीड़ों को वो अकेली खा रही है, लेकिन जैसे ही रेड कलर की वहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज आ रही है बर्ड्स की, तो उसकी वजह से जो येलो वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक टाइम पे जो रेड वाले हैं वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिसे आराम आराम से येलो वाले हैं वो कम होते चले जाएंगे। जबकि जो रिसोर्स पार्सनिंग है वो क्या कहता है, जैसे ये 5 स्पीसीज जो मैकार्थर ने बोला था, 5 अलग अलग टाइप के वार्बलर होते हैं, स्पैरोज होती हैं ये, और ये क्या करती हैं, जैसे एक ही पेड़ पे यदि रह रही हैं तो जो ये ब्लैक बुरमीनियन बुरमीनियन वार्बलर है, तो ये क्या करती है, बाहरी रीजन में जो हम सेड जो एक अलग से रीजन बना रखा है ट्री का, इन ट्री में अलग अलग रीजन दे रखे हैं, देख सकते हैं हम, जो थोड़ा सा एक येलो पोर्शन है बाकी ग्रीन कलर है, जो येलो पोर्शन है उसके ऊपर उस रीजन को ये खाती है, उसको उसके अंदर जितने भी कीट वगैरह होते हैं उनको खाती है। जबकि जो ब्लैक थ्रोटेड है ग्रीन वार्बलर, ये कहाँ पे रहती है, बिल्कुल मिडल से में रहेगी। जो केप में वार्बलर है ये कहाँ पे, टिप रीजन पे ज़्यादा रहती हैं, और बे ब्रिस्टेड वार्बलर है इनका थोड़ा सा रीजन है वो मिडल में रहता है, लेकिन इनसे थोड़ा सा अलग। तो ये अपने अपने जो प्लांट होते हैं उनका जो रीजन है उसको बांट लेती हैं, रिसोर्स पार्सनिंग कर लेती हैं, ताकि ये सारे की सारी क्या कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ ये मिलके रह सकें। पैरासिटिज्म से, type of interaction in which one species parasite is benefited while other one host is harmed but not killed। तो इसमें क्या होता है कि ये उस टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज का तो फायदा होता है, जो पैरासाइट होता है परजीवी, और जो दूसरे जीव है जिसके ऊपर ये पैरासाइट रहते हैं या उसके शरीर के अंदर रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, वो हार्मड होता है लेकिन किल नहीं होता है। जैसे हमने प्रीडिएशन में देखा था कि वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन था, लेकिन वहाँ पे जो जीव है एक जिसका हार्म हो रहा था वो लोस्ट हो रहा था, उसकी डेथ हो रही थी, यहाँ पे वो उसकी डेथ नहीं होती है। स्पेशल अडेप्टेशन इवोल्व्ड इन पैरासाइट, पैरासाइट में कुछ स्पेशल प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, उनके पास ज़्यादा सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जो आई वगैरह होते हैं, जो हमको एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेंस करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इनको किसी भी लिविंग बॉडी में रहना होता है तो वहाँ पे कोई ज़्यादा सेंस ऑर्गन की इनको जरूरत नहीं पड़ती। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सक्कर्स टू क्लिंग टू द होस्ट, होस्ट के ऊपर चिपकने के लिए इनके पास कुछ क्लिंगिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, शक्कर टाइप के ऑर्गन होते हैं। शक्कर क्या होते हैं, जो वैक्यूम क्रिएट करके चिपकने के लिए मदद करते हैं। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाले ऑर्गन होते हैं इनके पास। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनको पचा पचाया खाना होस्ट से मिल जाता है, ये जस्ट एब्जॉर्ब करते हैं उसको, और साथ में इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी हाई पाई जाती है। तो ये स्पेशल अडेप्टेशन पैरासाइट्स में पाए जाते हैं जब वो होस्ट के अंदर अपने आप को रहने लायक अनुकूल बनाता है। मैनी पैरासाइट हैव इवोल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, तो बहुत सारे जो पैरासाइट हैं उनमें जो इवोल्यूशन के टाइम पे जो भी उनमें अडेप्टेशन आई है तो वो अडेप्टेशन उनको होस्ट स्पेसिफिक बनाती हैं। मतलब जो बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू बी को इवोल्व, और इवोल्यूशन में जो जैव विकास होता है उसमें ये दोनों पैरासाइट और जो होस्ट है वो एक साथ, यदि एक एक अलग टाइप के अडेप्टेशन मतलब अडेप्टेशन के लिए अपने आप को चेंज करता है तो दूसरा भी अपने आप को चेंज कर लेता है। इफ होस्ट इवोल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टेंस पैरासाइट्स, पैरासाइट्स हैज टू बी इवोल्व मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। तो वही बात आ गई कि यदि होस्ट अपने अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म है उनको शरीर के अंदर लेके आता है
क्या करने के लिए, जो पैरासाइट है उससे छुटकारा पाने के लिए। तो पैरासाइट भी अपने अंदर अलग टाइप के मैकेनिज्म इवोल्व कर लेता है, क्या करने के लिए, जो मैकेनिज्म होस्ट ने डेवलप किए हैं उनको या तो काउंटरएक्ट करने के लिए, उससे निपटने के लिए, या फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इन्वॉल्व वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासाइटिजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। तो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र होता है पैरासाइट का, उसमें हो सकता है एक होस्ट हो या फिर मतलब एक से ज़्यादा दो इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं, जिनको वेक्टर भी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, पैरासाइटिज्म में मदद करते हैं, मतलब उसको पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मतलब मदद करते हैं, पैरासाइट प्राइमरी होस्ट के पास पहुंचाने में। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है, जो एक ट्रीमेटोड पैरासाइट होता है, जो प्लेटफॉर्म में आते हैं ये चपटे कृमि, डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये दो इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है स्नेल और एक होती है फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो ये ह्यूमन के अंदर तो आता है, लेकिन इसके पहले ये पहले स्नेल में आता है, फिर फिश में, और फिर ह्यूमंस में आता है। मलेरियल पैरासाइट नीड्स ए वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। तो जो मलेरिया का पैरासाइट होता है उसको एक वेक्टर, एक वाहक की जरूरत होती है, जैसे मच्छर उसको एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचाने का काम करता है। हार्म टू यू होस्ट, होस्ट को ये पैरासाइट क्या नुकसान पहुंचाते हैं। बेनिफिट तो हमने देख लिया इनका कि खाना पानी वगैरह लेते रहेंगे, ये अलग अलग ढंग से वो लोग होते हैं। लेकिन जो नुकसान है होस्ट को, वो क्या क्या देखने को मिलेगा। रिड्यूस सर्वाइवल, मतलब उसके जीवन का जो एक उसका जीवन जीने की जो उसकी दर है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन डेंसिटी है, उनको ये कम कर देता है। माइट रेंडर मोर वनरेबल टू प्रीडिएशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, और ये शारीरिक रूप से होस्ट को कमजोर बनाता रहता है, और जिससे कि फाइनली उसकी डेथ भी कर सकता है। ये पैरासाइट का एग्जाम्पल हम पिक से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एंगोज्ड फीमेल है, और एंगोर्ज्ड फीमेल क्या होते हैं, ये स्पेशल प्रकार के जो कीट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो कि खाना खा खा के फूल जाते हैं। ठीक है, तो एंगोर्ज्ड का मतलब होता है ईट कर करके स्वेल करना। तो ये जब एग लेइंग करते हैं, तो एग है जो वो लार्वा के अंदर डेवलप होएगा, और लार्वा है वो किन के अंदर जाएंगे, बर्ड्स के अंदर, माइस के अंदर, और इन्हीं के जरिए जो ये अलग टाइप के होस्ट में चला जाता है। जैसे हॉर्स के अंदर होस्ट अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, और इसकी जो निप स्टेज होती है, जो अडल्ट जैसी सिमिलर होती हैं, तो उस स्टेज में ये किसी भी एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर भी ये पैरासाइट के रूप में वहाँ पे रह सकता है। उसके बाद ये आगे अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल जब ये बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद ये होस्ट अलग अलग चेंज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये कहाँ पे जाएगा, हम देख सकते हैं। जैसे ये सर्कल घूम रहा है, तो उस केस में ये अलग अलग सीजन के अंदर भी जा रहा है। जैसे समर के अंदर ये बर्ड्स को और माइस को ज़्यादा अटैक करता है। उसके बाद ये जो फाल होता है, उस केस में जो अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं, और ये अलग अलग होस्ट के अंदर पाए जाते हैं। विंटर के अंदर कोई स्पेशल यहाँ पे होस्ट नहीं है, और उसके बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आएगी, तो ये फीमेल है वापस एग लेइंग करती है, फिर लार्वा बनता है, फिर लिम्फ बनता है, फिर अडल्ट मेल और फीमेल बनते हैं। तो ये होस्ट चेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा होस्ट इनके इंटरमीडिएटरी होस्ट हो सकते हैं। तो ये पैरासाइट को हम पिक से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, पैरासिटिज्म को। उसके बाद टाइप ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट, ये क्या करता है, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो जो पैरासाइट शरीर के बाहर रहते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के, उनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक ऑन डॉग्स। लाइस क्या होती है, जू होती हैं, और टिक क्या होती हैं, ये कुछ स्पेशल प्रकार के जो कीट होते हैं, जो कि डॉग्स में पाए जाते हैं। और कोपोड्स ऑन मैनी मैराइन फिश, काफ़ी सारी मैराइन फिश है, उनके ऊपर भी ये पैरासाइट्स होते हैं। कस्कैटा है, जैसे अमरबेल जिसको बोलते हैं। ये हैज प्लांट मतलब जो बाग होते हैं, अलग अलग पार्क होते हैं, पार्कों में एक जो दीवार सी बना लेते हैं प्लांट्स की, तो उनके अंदर कस्कैटा या फिर कुछ प्लांट्स के ऊपर भी कस्कैटा ग्रो करता हुआ हमको मिल सकता है। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट। जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो पैरासाइट नहीं कहलाता, वो एक वेक्टर होता है, जो कि क्या करता है, जो मलेरिया के पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। और इसको पैरासाइट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वैसे ये ब्लड को तो सक करता है,
लेकिन ब्लड की इसको खाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, ये रिप्रोडक्शन के लिए यूज करता है ब्लड को, तो इसलिए पैरासाइट की कैटेगरी में नहीं आता है। उसके बाद एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या करते हैं, इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट, ये शरीर के अंदर रहते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स। लाइफ साइकिल्स ऑफ आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ दियर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, इनका जो लाइफ साइकिल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जटिल देखने को मिलता है, क्योंकि ये अलग अलग जगह में रहेंगे तो अलग अलग ढंग से इनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फेसाइजिंग दियर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है और जो इनकी आंतरिक स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमिकल फीचर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं। वाहिल एम्फेसाइजिंग दियर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जब उनको अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी होती है, जब उनको अपना रिप्रोडक्शन जो है रेट को बढ़ाना होता है, तो ये अपनी जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं उस केस में। उसके बाद है ब्रूड पैरासिटिज्म। टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासाइटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट फॉर इंक्यूबेशन, ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक बर्ड अपने जो एग्स हैं वो दूसरे बर्ड के नेस्ट में, घोंसले में दे के आता है, किसके लिए, ताकि वो उसको इनक्यूबेट कर सके। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के टाइम जैसे जैसा मतलब मॉडिफिकेशन आई है, एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवोल्व्ड टू रिजेंबल होस्ट एग इन द साइज एंड द कलर, जो पैरासिटिक बर्ड होता है जो एग लेइंग करता है किसके नेस्ट के अंदर, होस्ट के नेस्ट के अंदर, उनके जो एग हैं वो दोनों सिमिलर साइज के बनने स्टार्ट हो गए हैं। पहले अलग अलग साइज के होते थे और अलग अलग कलर के होते थे, तो इसमें क्या होता है कि जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, कुछ बर्ड खुद इंक्यूबेट ना करके अपने एग्स को दूसरों से इंक्यूबेट करवाते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग वगैरह जब बन जाते हैं तो उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग तो अपने नॉर्मल लाइफ आगे रखते ही हैं, जो उनका रेगुलर रखते ही हैं। तो इसमें जो ब्रूड पैरासिटिज्म में मतलब ये होता है, ब्रूड का मतलब होता है बच्चे, तो बच्चों के बेस पे, जैसे यहाँ पे कोई खाना पानी नहीं लिया जाएगा बर्ड्स के द्वारा, वो क्या किया जाएंगे, अपने बच्चों को दूसरे पक्षियों से, दूसरे बर्ड से मतलब उनका पालन पोषण करवाते हैं, खासकर इनक्यूबेशन करवाते हैं। और इसी केस में जो एग जब लेइंग करता है एक बर्ड दूसरे के नेस्ट के अंदर, तो उस केस में जो एग होते हैं, एग का साइज और उसका कलर है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग दैम फ्रॉम द नेस्ट, तो क्या बचाने के लिए, ताकि जो होस्ट बर्ड है जिसके घोंसले में अंडे दिए हैं पैरासाइट बर्ड ने, तो वो उसको क्या ना कर सके, डिटेक्ट ना कर सके, ना अच्छे ढंग से ना पहचान पाए, और यदि उसने पहचान लिया तो क्या कर सकता है, उनको घोंसले से बाहर फेंक सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन कुकू लेज एग इन द क्राउज नेस्ट, जो कोयल होती है, कोयल अपने अंडे है वो कौवे के घोंसले में छोड़ती है, ताकि जो कौवा है उसको क्या कर सके, इनक्यूबेट कर सके। तो जैसे हम देख सकते हैं ये कोयल है, और कोयल अपने जो एग हैं वो जब क्रो के नेस्ट में देती हैं, तो इनका जो कलर वगैरह साइज वगैरह होता है, वैसे यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन जरूर है, लेकिन जो ये एग हैं क्रो के हैं और ये एक एग है वो कोयल का है, और ये इन एग के साथ में ही जो क्रो है इनको इनक्यूबेट कर देता है, मतलब जब इनमें से, जब कोयल का बच्चा जब इसमें से बाहर निकलता है तो तब पता लगता है क्रो को कि ये अलग ही टाइप का जीव है, वैसे तब तक उसको पता नहीं लगता कि भाई ये किस बर्ड के एग हैं, उसको लगता है कि ये उसी के एग हैं, तो उसकी वजह से वो इनक्यूबेशन कर देता है। उसके बाद है कमेंसलिज्म, ये नेक्स्ट इंटरेक्शन है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नीदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड, ये तो प्लस और जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, जिसके अंदर एक स्पीसीज का तो फायदा होता है, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, तो वो न्यूट्रल रहती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ट्री, या मैंगो ब्रांच, मैंगो की जो आम की ब्रांच के ऊपर एक जो ऑर्किड है, ऑर्किड मतलब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, काफ़ी इनके अच्छे अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, तो वैसे ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी रखा जाता है इनको। तो ये क्या करता है, जो मैंगो की ब्रांच के ऊपर उगता है, और मैंगो की ब्रांच से खाना पानी नहीं लेता है जैसे अमरवेल लेती है, तो इसको बस जस्ट क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होती है एनवायरनमेंट से उसके लिए, और साथ में जो सनलाइट है वो अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए ही उगता है, बाकी मैंगो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो फायदा इसका हो जाता है, मैंगो प्लांट को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं।
बारनेकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल्स। तो बारनेकल्स ये स्पेशल टाइप के फिशेज होती हैं, स्मॉल फिशेज, जो क्या करती हैं, वेल के बैक के ऊपर चिपकी रहती हैं, और जहाँ जहाँ पे वेल जाती हैं इनको साथ में लेके चली जाती हैं, और साथ में जब वेल खाना वगैरह खाती हैं तो कुछ पार्टिकल इनके पास भी आ जाते हैं। तो बैक ऑफ वेल के ऊपर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन इनका फायदा इनको लगता रहता है। कैटल इरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल। कैटल इरिगेट का मतलब है जो मवेशियों के पास रहने वाले पक्षी हैं, जैसे खासकर जो बुगला होता है। और जब ग्रेजिंग कैटल मतलब इधर उधर चलते रहते हैं, जो चरने वाले कैटल्स होते हैं मवेशी, तो क्या है, जब इधर उधर चलेंगे ही खाना खाते टाइम, चरते टाइम, तो जो एरगिट है गेट्स इंसेक्ट बाय स्ट्रिंग अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन। तो इनके खुरों से, जो ग्रेजिंग कैटल से, इनके खुरों से जो भी मिट्टी वगैरह बाहर निकलेगी, जो भी ये वेजिटेशन को खाड़ते हुए चलेंगे, तो उसके अंदर जो भी इंसेक्ट हैं उनको ये बुगले होते हैं एरगिट, वो अपना खाना बना लेते हैं। क्लाउन फिश इन स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ सी एनामोन। तो क्लाउन फिश होती है जो, वो स्टिंगिंग टेंटेकल्स का मतलब है, मतलब स्पेशल टाइप के कांटे लगे होते हैं सी एनामोन के ऊपर, और उनके अंदर जाके वो छुप जाती है। तो फिश को क्या हो जाता है, अपनी प्रोटेक्शन मिल जाती है किससे, प्रीडिएटर से, और सी एनामोन को ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम पिक देख सकते हैं, जो बारनेकल्स होती हैं फिश, वो क्या है, जो शार्क मछली है उसकी पीठ के ऊपर चिपक जाती हैं, जिससे क्या करती हैं, वो जहाँ जहाँ भी जाएंगी तो उनके साथ में इनको जो खाना वगैरह है, शार्क मछली जो भी खाएगी तो उसके कुछ फूड पार्टिकल्स हैं जो छूट जाते हैं उससे, तो उनको ये खा लेती हैं। उसके बाद है सी एनामोन, और जो ये फिश है, ये सी एनामोन के जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स हैं उनके अंदर जाके छुप जाती है, जिससे ये क्या है, जो कि कोई भी प्रीडेटर आएगा उससे बची रहती हैं। और उसके बाद जो कैटल इरिगेट हैं, जब बुगले हैं, जब भी कोई कैटल खाना खाते टाइम इधर उधर चलते हैं, तो उनके खुरों से जब भी ये वेजिटेशन उखड़ते हुए चलेंगे तो उनसे खाना खा सकते, कीटों को खा सकते हैं। और इसी प्रकार से जो एक ये बात कर रहे थे ऑर्किड की, मैंगो की ब्रांच के ऊपर उगता है, तो ये मैंगो की ब्रांच को कोई नुकसान नहीं देता। फ्लावर वगैरह इनके बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, वैसे उसी के लिए इनको वैसे ऑर्नामेंटल पर्पज में भी यूज किया जाता है। तो इससे क्या है, मैंगो ब्रांच को तो कोई नुकसान नहीं है, ना कोई इसको फायदा है, इसको क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट वगैरह और सनलाइट वगैरह वो एयर से उठाता रहता है। उसके बाद है म्यूटेलिज्म, नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच कन्फर बेनिफिट्स ऑन द बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज, जिसके अंदर दोनों स्पीसीज है उनका दोनों का फायदा होगा। पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन है ये, जैसे लाइकेन होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो जिसके अंदर क्या होता है, एक फंगस और एक साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं, वो दोनों साथ मिल के रहेंगे। इसमें जो फंगस है वो पानी वगैरह है जितना भी, या फिर जो सपोर्ट का काम है वो एल्गी को करता है, जबकि एल्गी खाना बनाती है किसके लिए, फंगस के लिए। तो दोनों का फायदा होता है इसमें। माइकोराइजा होती हैं जैसे, इसमें क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जब हायर प्लांट्स की रूट्स में फंजाई आके रहना स्टार्ट कर देती हैं, ग्रो कर लेती हैं, तो उस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो इसमें जो फंजाई हैं वो उनको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, फंजाई हैं जो प्लांट्स को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी से उसको एब्जॉर्ब करके देते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं फंजाई को सप्लाई करते रहते हैं। उसके बाद प्लांट एनिमल जो रिलेशनशिप हम नेचर में देखते हैं, प्लांट्स नीड एनिमल फॉर पोलिनेशन, प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड को अलग अलग जगह पे फैलाने में जरूरत पड़ती है। प्लांट ऑफर रिवार्ड और फीज इन फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर द पोलिनेटर। जो अलग अलग पोलिनेटर होते हैं जैसे हनी बी होती हैं, तो वो पोलन ग्रेन को खाने के रूप में भी, और साथ में उसके जो नेक्टर वगैरह स्वीटेस्ट सब्सटेंस होते हैं, तो प्लांट उनको, जो भी पोलिनेटर आते हैं उनको रिवार्ड स्वरूप में देते हैं। एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्जल। और जैसे हम हैं सीड वगैरह, जो जब भी फ्रूट वगैरह खाते हैं तो सीड इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो सीड डिस्पर्जल में प्लांट्स को मदद मिलती है। प्लांट एनिमल इंटरेक्शन को इवॉल्व टाइटली लिंक्ड विद ईच वन अनदर। और जैसे जैसे प्लांट है जो, उसका जो फ्लावर वगैरह है या फिर पोलन ग्रेन वगैरह है, उसका जो जो भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर आएंगी, तो ये जो पोलिनेटर होते हैं और ये एनिमल्स होते हैं वो भी साथ साथ में ही इवॉल्व होते हैं, तो ये भी को इवोल्यूशन का ही टाइप है। उसके बाद फिग ट्री एंड पोलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। तो इसमें क्या होता है, फीमेल वास्प यूज फ्रूट एज ओवी पोजिशन एग लेइंग।
तो जो फिग अंजीर के पेड़ होते हैं तो उसमें एक वास्प ततैया होता है, जो वो क्या करता है, उसके फीमेल वास्प है जो ओवी पोजिशन एग लेइंग करता है, कहाँ पे, जो फ्रूट होता है उसके अंदर। एंड डेवलपिंग सीड्स फॉर नरिशेज इट्स लार्वा, और जब सीड डेवलप कर रहा होता है तो उस केस में इसके लार्वा को, जो एग से लार्वा निकलेंगे, उनको खाना वगैरह मिलता रहता है। और वास्प क्या कर देती है, अंजीर की फ्लोरिसेंस की जो फिग इनफ्लोरिसेंस उसकी पोलिनेशन कर देती है, तो जो प्लांट है उसकी पोलिनेशन हो जाती है, और जो वास्प है उसको एग लेइंग के लिए जगह मिल जाती है, और साथ में उसके लार्वा के लिए नरिशमेंट मिल जाता है। तो दोनों टाइप के ही यहाँ पे दोनों पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन वो देखने को मिलता है। उसके बाद है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ओब्लिगेट म्यूटलिज्म के अंदर क्या रहता है, जैसे लाइकन, लाइकन में जो फंजाई है और एल्गी है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, वो अलग अलग नहीं रह सकते। ओब्लिगेट का मतलब ये होता है। फ्यूकुलेटेटिव का मतलब है अलग अलग भी रह सकते हैं। जैसे जो हनी बी है, वो फ्लावर के पास जरूरी नहीं है कि नेक्टर के लिए आती तो जरूर है, लेकिन इसको खाने के लिए और भी चीजें मिल सकती हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हो कई काम करें। उसके बाद है ट्रोपिक मेटेलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, एर्बिस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा की टाइप के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स हैं और इसके ऊपर रूट हेयर्स लगे हुए हैं, और जो ब्लू कलर का पोर्शन हम देख रहे हैं ये है फंजाई। और फंजाई क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएशन वगैरह है, वाटर वगैरह है, उसको एब्जॉर्ब करने में रूट की मदद करते हैं, और जबकि ये रूट के अंदर तक पेनिट्रेट किए होते हैं, जो भी खाना पानी रूट में आता है उसको ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल डिसाइट। ये क्या होती है, ऑर्किड शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स टू अट्रैक्ट राइट पोलिनेटर इंसेक्ट बीज और बम्बल बी। तो जो ऑर्किड के प्लांट होते हैं उनके जो फ्लोरल पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं, फ्लावर के जो अरेंजमेंट हैं, जो फ्लोरल वर्ल हैं वो अलग अलग जगह पे अरेंज होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, राइट पोलिनेटर को ही अट्रैक्ट कर सकें। जैसे जो बी मधुमक्खी होती हैं, बम्बल बी क्या होते हैं, भंवरे होते हैं, जो कि फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑर्फिस employs sexual decide to get pollination done by species of bee। तो एक स्पेशल प्रकार का ऑर्किड है ऑर्फिस ऑर्फाइस, ये एक स्पेशल प्रकार की जो टेक्निक है वो यूज करता है सेक्सुअल डिसाइड, ताकि जो बी हैं वो पोलिनेशन कर सकें। तो इसमें क्या होता है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल्स टू द फीमेल ऑफ बी इन साइज कलर एंड मार्किंग। तो जो इसकी एक पंखुड़ी होती है, एक पेटल होती है, वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, वो एक फीमेल जो बी होती है, फीमेल बी की स्ट्रक्चर में बिल्कुल उस जैसी दिखाई देती है, और उसका जो कलर वगैरह मार्किंग वगैरह बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है कि वहाँ पे जो फीमेल बी है वो बैठी हुई है। तो मेल बी इज अट्रैक्टेड, वहाँ से क्या होगा, मेल बी अट्रैक्ट होएगा, और वो सूडो कॉपुलेट्स विद फ्लावर, वो क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, लेकिन सूडो कॉपुलेशन कहलाएंगे क्योंकि वहाँ पे फीमेल बी नहीं है, फीमेल बी जैसी स्ट्रक्चर है किसकी, पेटल की। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद पोलन ग्रेन, और जब ये कॉपुलेशन कर रहा होता है उस केस में इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं। वैन सेम बी सूडो कॉपुलेट्स विद फ्लावर अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पोलन एंड पोलिनेट फ्लावर, और जब यही सेम बी किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी, वहां पे फिर ऐसे सूडो कॉपुलेशन करेगी, तो वहां पे जो पोलन ग्रेन उसने पहले वाले फ्लावर से लिए थे उसको वहां पे ट्रांसफर कर देती है, और इससे क्या करती है, फ्लावर को पोलिनेट कर देती हैं। और इसमें भी को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कैसे, ई फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, तो ऑर्किड फ्लावर हैज टू को इवोल्व टू मेंटेन रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी। तो यदि जो फीमेल बी है अपना जो कलर है वो चेंज कर लेती है इवोल्यूशन के टाइम में, जैसे जैव विकास के टाइम में अपडेशन आती हैं, तो उन अपडेशन में यदि कलर चेंज कर लेती हैं तो ऑर्किड फ्लावर को भी जो पेटल्स का जो वो फीमेल बी जैसा वो स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसको भी साथ में ही अपना कलर वगैरह है वो चेंज करना पड़ता है, ताकि जो रिजेम्बलेंस है पेटल की वो फीमेल बी जैसी बनी रहे। तो यहाँ पे हम पिक देख सकते हैं, यहाँ पे एक मधुमक्खी बैठी हुई है, और जो ये ऑर्किड है, ऑर्किड की एक जो पेटल होती है वो फीमेल बी जैसी हो जाती हैं, और ये जब कॉपुलेशन करता है तो जब भी जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। उसके बाद है अमेंसिलिज्म, लास्ट इंटरेक्शन है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, फिर भी हम इसको थोड़ा आइडिया वाइज देखते हैं। तो अमेंसिलिज्म या एंटागोनिज्म क्या होता है, इसके अंदर ये एक प्रकार का इंटरेक्शन है जिसमें एक जो स्पीसीज है उसका ना फायदा ना नुकसान, मतलब वो न्यूट्रल रहेगी, और जबकि दूसरी जो स्पीसीज है उसका नुकसान होता है। जैसे
कुछ एंटीबायोसिस होती है, एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, तो उनमें क्या करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं, जैसे कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की, तो उस टाइम पे भी ये देखा गया था कि जो पेनिसिलिन फंजाई हैं वो अपने आसपास में जो बैक्टीरिया है उसको उगने नहीं देते हैं। तो उसमें क्या है कि ये कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज करते हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। हालांकि उससे इनका कोई जो केमिकल सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका मतलब वो उनको किल कर देते हैं। तो एक स्पीसीज का ना फायदा ना नुकसान है इसमें, और जबकि दूसरे का नुकसान हो जाता है। और इसी प्रकार से जैसे एमेंसिलिज्म के दो टाइप हैं, एक एंटीबायोसिस और एक एलियोपैथी। एलियोपैथी में क्या होता है, एक प्लांट होता है और जो लार्जर प्लांट होता है वो स्मॉल प्लांट्स को कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज करते रहते हैं ताकि जो स्मॉल प्लांट है वो वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। हालांकि इस केमिकल सब्सटेंस से इसका कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये कंपटीशन को वैसे कम करने के लिए छोटे प्लांट्स हैं उनकी ग्रो को रोक देता है, उसको हम एलियोपैथी बोलते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये हैं एमेंसिलिज्म के। एमेंसिलिज्म एक जीरो और नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन को बोला जाता है।